हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। इससे पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द फ्लो थ्रू पाइप्स। हमने ये देखा था कि जो अगर किसी भी फ्लूइड का पाइप से फ्लो होता है तो उसमें किस प्रकार के लॉसेज होते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन क्या होती है, पावर ट्रांसमिशन क्या होता है और मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन की कंडीशन क्या हो सकती है, फ्लो थ्रू साइफन के बारे में देखा था और लास्ट में हमने वाटर हैमर की भी बात की थी। तो आज एक और टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक आपका है लैमिनार फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स। मतलब अभी तक तो हम केवल जनरलाइज्ड फ्लो की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका लैमिनार फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स। इसको आप विस्कस फ्लो भी बोलते हो, इसको आप हेज़न-पोइज़ले फ्लो भी बोल सकते हो। मतलब अब हमें जो विस्कोसिटी है उसके इफेक्ट को भी कंसीडर करना है। मतलब अभी तक हम जितनी भी वेलोसिटीज़ की बात कर रहे थे, चाहे हमने काइनेमेटिक्स में वेलोसिटीज़ की बात की थी, चाहे हमने फ्लो थ्रू पाइप्स इससे लास्ट में जो डिस्कस किया था उसमें जो वेलोसिटीज़ की बात की थी, वो वेलोसिटीज़ आपकी एवरेज वेलोसिटीज़ थी और उसको हम डिस्चार्ज को डिवाइड एरिया से कर देते हैं तो उससे हम एवरेज वेलोसिटी देखते हैं। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे कि जो लैमिनार फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स में जो वेलोसिटीज़ हैं वो किस किस प्रकार की वेलोसिटीज़ होती हैं, लोकल वेलोसिटीज़ क्या होती हैं, एक्चुअल वेलोसिटीज़ क्या होती हैं, मैक्सिमम वेलोसिटीज़ क्या होती हैं, एवरेज वेलोसिटीज़ क्या होती हैं, उन सब के बारे में एक एक करके हम सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि अगर किसी भी पाइप से लैमिनार फ्लो होता है तो उस कंडीशन में जो फ्लूइड्स हैं उसके ऊपर किस किस प्रकार की शियर स्ट्रेसेस किस किस वेरिएशंस में काम करती हैं, वेलोसिटी हर पॉइंट पे जो होगी वो अलग अलग होगी और अलग अलग होगी तो उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटीज़ और एवरेज वेलोसिटीज़ में हम क्या क्या रिलेशंस देख सकते हैं और जो प्रेशर ड्रॉप है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका एक टॉपिक जिसका बोलते हो लैमिनार फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स। इसको आप बोलते हो और इसको हम बोलते हैं विस्कस फ्लो। कई बुक्स में आपको केवल विस्कस फ्लो भी दिखेगा तो समझ जाना इट्स अबाउट द लैमिनार फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स। और इसको हम एक और इक्वेशंस जिसका बोलते हो हेज़न-पोइज़ले फ्लो, हेज़न-पोइज़ले फ्लो के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो डिस्कस करते हैं कि अगर किसी भी पाइप से किसी भी फ्लूइड का फ्लो होता है तो लैमिनार। इससे पहले हमने जब काइनेमेटिक्स में टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में बात किया था तो हमने डिस्कस किया था अबाउट द लैमिनार फ्लो एंड अबाउट द टर्बुलेंट फ्लो। तो हमने उस समय ये डिफाइन किया था कि जो लैमिनार फ्लो है इट इज़ ए फ्लो व्हेन वन लेयर ऑफ फ्लूइड स्लाइड्स ओवर अनदर लेयर ऑफ फ्लूइड्स। मतलब फ्लूइड की एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्मूथली से अगर स्लाइड करती है तो उसे हम लैमिनार फ्लो से डिफाइन करते हैं। और उसके साथ हमने रेनॉल्ड्स नंबर की भी बात की थी कि जो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू वो आपको बताती है कि जो फ्लो लैमिनार होगा, ट्रांजिशन होगा या टर्बुलेंट होगा। तो वहाँ हमने देखा था कि जो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू अगर 2000 से कम आती है तो फ्लो आपका लैमिनार हो जाता है। ये वैल्यू अगर 2000 और 4000 के बीच होती है तो फ्लो आपका ट्रांजिशन है, मतलब वो शिफ्ट होता जा रहा है आपका लैमिनार से टर्बुलेंट की तरफ। और अगर 4000 से वैल्यू ज़्यादा है तो फ्लो आपका टर्बुलेंट फ्लो है। तो सपोज हम क्या डिस्कस करते हैं, सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं। इस तरह से आपका कोई भी सर्कुलर पाइप्स है, कंडीशन ही होनी चाहिए कि सर्कुलर पाइप्स है और दूसरी बात इसमें किसी भी फ्लूइड का फ्लो होता है। अब हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले तो लैमिनार फ्लो है तो हमें विस्कोसिटी के इफेक्ट को भी कंसीडर करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसमें अगर बात करें अजम्पशंस की, तो सबसे पहले अगर हम लैमिनार फ्लो जब डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले बात की जाती है अजम्पशंस की। तो अजम्पशंस, पहला अजम्पशंस हम लेते हैं स्टडी फ्लो। एजम्पशंस हम लेते हैं स्टडी फ्लो। पहला अजम्पशन होगा स्टडी फ्लो, क्योंकि स्टडी फ्लो में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो वेलोसिटीज़ हैं या जो फ्लो पैरामीटर्स हैं वो टाइम के साथ हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। मतलब हर सेक्शन पे टाइम के साथ जो वेलोसिटीज़ हैं उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। दूसरा जो अजम्पशंस लेते हैं इट इज़ फुल्ली डेवलप्ड फ्लो। फुल्ली डेवलप्ड फ्लो का मतलब है कि जो फ्लो है वो फुल्ली डेवलप्ड है, पूरी पैरामीटर से आपका जो फ्लो है वो होके गुजरता है। तो इसका मतलब ये हुआ टाइम के रेस्पेक्ट में तो वेलोसिटीज़ कांस्टेंट रहेगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, स्पेस के साथ भी जो वेलोसिटीज़ हैं वो हमेशा क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। मतलब ये एक तरह से आपका होगा यूनिफॉर्म फ्लो। तो यहाँ अगर हम बात करें वेलोसिटीज़ में चेंजेस की, तो वेलोसिटीज़ में जो चेंजेस होंगे वो टाइम के साथ भी नहीं होंगे, मतलब कांस्टेंट रहेंगे, और स्पेस के साथ भी जो वेलोसिटीज़ हैं वो हमेशा क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। तो ये तो बात ही अजम्पशंस की।
तो एक डिटेल हम देखें कि हम इस लेमिनार फ्लो में किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मतलब अब या तो हम इससे डिस्कस करें कि इस फ्लूइड में एक्चुअल में हो क्या रहा है, या इस फ्लूइड एलिमेंट की अगर हम बात करें तो फ्लूइड एलिमेंट पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे उसके बारे में अगर अभी देखें। सपोज हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट, एक सर्कुलर एलिमेंट को हमने कंसीडर किया। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपका जो डिफरेंशिएशन हो जाए कि अब इसमें एक्स्ट्रा चीज़ आपकी क्या जुड़ने वाली है, उसके बारे में बाकायदा हर चीज़ के लिए जो फॉर्मूलेज डिराइव्ड होंगे उसका डेरिवेशन होगा। लेकिन अपना ये जो लेक्चर होगा ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। हम केवल और केवल फॉर्मूलेज और फॉर्मूले के साथ जितने भी आपके कंक्लूजन निकलेंगे उनके बारे में बात करेंगे। डिटेल में डेरिवेशंस जो होगा उसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन हाल फिलहाल हम फॉर्मूले से ही चीज़ों को देखेंगे। अभी मैं आपको ये समझा रहा हूँ, सपोज मैंने एक पाइप है, सपोज इस तरह से पाइप है, इसके बीच में मैंने एक सर्कुलर सेक्शन को कंसीडर किया, इस बीच में एक सर्कुलर सेक्शन को कंसीडर किया आपने इस तरह से। अब हमें ये देखना है कि इस सर्कुलर सेक्शन के ऊपर कौन कौन से फोर्स काम कर रहे होंगे। फोर्स की बात करें तो एक सेक्शन ये होगा, तो एक आपका प्रेशर फोर्स P1 यहाँ काम करेगा, दूसरा प्रेशर सपोज P2 है, ये प्रेशर P2 और P1 की वजह से प्रेशर फोर्स काम करेंगे। और अगर आप विस्कस इफेक्ट को कंसीडर करते हो तो यहाँ पे एक और फोर्स आपका इंट्रोड्यूस हो जाता है जो अभी तक हम बात नहीं कर रहे थे, लेकिन इसमें हम इसकी बात करेंगे। सपोज आपका ये फ्लूइड एलिमेंट है, इस फ्लूइड एलिमेंट के ऊपर एक और आपका सर्कुलर फ्लूइड एलिमेंट है। तो सपोज ये फ्लूइड एलिमेंट अगर इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसके ऊपर वाला जो फ्लूइड एलिमेंट है विस्कोसिटी की वजह से इसके ऊपर रेजिस्टेंस होगा, और वो रेजिस्टेंस आपका कौन सा होगा, शीयर रेजिस्टेंस। और इसी की वजह से आपका एक और फोर्स डेवलप्ड होगा, वो होगा आपका शीयर फोर्स या फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन। और अगर ये एलिमेंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये एलिमेंट पे जो फोर्स लगेगा वो आपका इस डायरेक्शन में लगेगा। मतलब लेमिनार फ्लो की जब हम बात करते हैं तो एक एडिशनल फोर्स और होता है जो आपका होता है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। उसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इजीली कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, हम अगर फोर्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि जो शीयर स्ट्रेस है वो आपकी टॉ है, और इस शीयर स्ट्रेस को इस सरफेस एरिया से जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो, क्योंकि हम पढ़ते आ रहे हैं जो शीयर स्ट्रेस है टॉ इज फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए टॉ शीयर स्ट्रेस इनटू ए, और ये एरिया कौन सा होगा, सरफेस एरिया, क्योंकि इस पूरे एरियाज में ही आपका रेजिस्टेंस अप्लाई होता है। तो एक और फोर्स इंट्रोड्यूस हो जाएगा, वो हो आपका विस्कस फोर्स। तो कुल मिला के इस पूरे सिस्टम में 3 फोर्स से हम इंट्रोड्यूस होते हैं। 2 तो आपके प्रेशर फोर्स हो गए क्योंकि हर सेक्शन पे प्रेशर अलग अलग होगा। एक और फोर्स इंट्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स या फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। और इन्हीं की वजह से जो हर पॉइंट पे जो शीयर स्ट्रेस है और हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, वेलोसिटी है, और हर पॉइंट पे जो प्रेशर है, हर सेक्शन पे जो प्रेशर है वो बिल्कुल अलग अलग होंगे। तो ये तो जनरलाइज्ड बात हुई। अब हम ये देखेंगे कि जो इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ने क्या क्या वाले हैं उसके बारे में, और एक एक करके उन सब के जो फॉर्मूलेज हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो विस्कस इफेक्ट की वजह से जो चेंजेस होंगे शीयर स्ट्रेस में उसी के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं, एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं शीयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। शीयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है, सपोज आपका ये पाइप है और इस पाइप का ये सेंटर है। मैंने एक सेक्शन को कंसीडर किया इस तरह से, इस सेक्शन पे कई सारे पॉइंट मैंने डिफाइन किए, क्योंकि हर पॉइंट को अगर आप डिफाइन करते हो तो सेंटर से जो डिस्टेंस है वो चेंजेस होती रहती हैं। तो यहाँ एक चीज़ हमेशा क्लियर है, क्योंकि आप विस्कस इफेक्ट को कंसीडर करते हो तो सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस होगा वो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आपका वॉल्स पे होगा, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होंगे। तो इसलिए हर पॉइंट पे जो वेलोसिटीज है, हर पॉइंट पे जो शीयर स्ट्रेस है वो रेडियस में चेंज होंगे। और उसी के लिए हम एक फॉर्मूले से इसको डिस्कस करते हैं। वो फॉर्मूला आपका होता है टॉ इज इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू आर डिवाइड बाई 2। यही आपका होता है शीयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे आपका डेल पी अपॉन डेल एक्स का मतलब होता है इट इज़ प्रेशर ग्रेडियंट। बात करें प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब है डेल पी अपॉन डेल एक्स। सपोज मैंने एक सेक्शन यहाँ पे भी कंसीडर किया, ये डिस्टेंस आपकी डेल एक्स थी, तो यहाँ पे जो चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ है, विद रिस्पेक्ट टू लेंथ है, वो आपका होता है प्रेशर ग्रेडियंट। और ये प्रेशर ग्रेडियंट हमेशा आपका कांस्टेंट मिलता है आपको। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज
एक सेक्शन मैंने यहाँ पे कंसीडर किया, यहाँ से यहाँ तक सपोज इसकी लेंथ थी 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक प्रेशर में जितना चेंज होगा, यहाँ से यहाँ तक प्रेशर में जितना चेंज होगा, इसके अगला सेक्शन जो 2 सेंटीमीटर पे होगा और इसमें भी जो चेंजेस होंगे वो बराबर रहेंगे। मतलब इस सेक्शन 2 सेंटीमीटर तक चेंजेस बराबर रहेंगे, अगले 2 सेंटीमीटर तक बराबर रहेंगे, अगले 2 सेंटीमीटर तक बराबर रहेंगे। इसी को बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। और इस चैप्टर में ये जो डेल पी अपॉन डेल एक्स ये हमेशा कॉन्स्टेंट आपको पाया गया। दूसरा है आपका आर जो है वो है आपकी रेडियस ऑफ एनी पॉइंट, मतलब कभी भी सपोज ये सेंटर लाइन फ्रॉम, ये हमेशा ध्यान रखना फ्रॉम सेंटर। सपोज मैंने एक एलिमेंट को यहाँ पे कंसीडर किया था, तो यहाँ पे ये जो स्मॉल एलिमेंट की रेडियस हमने मानी थी आर, तो यहाँ पे आप किसी भी आर पे शीयर स्ट्रेस को कैसे कैलकुलेट किया जाए इस फॉर्मूले से हम देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एज इट इज़ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऑप्शंस में भी पूछा जाता है। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं और इसके ऊपर जो कंक्लूजन है वो क्या निकलते हैं। कंक्लूजन देखो अगर हम क्या निकालें और इसके साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप कैसे एक लाइन से या एक डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैसे दिखाएंगे। तो सपोज यहाँ अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें, अगर हम यहाँ डिफाइन करें r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0 का मतलब है सेंटर, और r इज इक्वल टू 0 होते ही ये जो शीयर स्ट्रेस है वो भी आपकी क्या हो जाती है 0। तो यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकला कि जो सेंटर पर शीयर स्ट्रेस है वो हमेशा आपकी 0 रहेगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सेंटर पर जो रेजिस्टेंस है वो आपका बिल्कुल ही कम होगा, नील होगा, 0 के बराबर होगा, इसलिए शीयर स्ट्रेस आपकी 0 होगी। अगर हम बात करें सपोज ये पाइप हम मानते हैं r रेडियस का, तो सपोज अगर ये जो r है वो हो जाएगी r के बराबर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा वॉल्स, और वॉल्स पे जो शीयर स्ट्रेस है वो हमेशा क्या रहेगी मैक्सिमम, और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स, क्योंकि ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और ये आपकी हो जाएगी r/2। तो ये तो बात हुई फॉर्मूलेस की, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन बाकायदा होता है, लेकिन अभी हमारा मतलब नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल में डेरिवेशन भी मिलेगा। तो बात हम करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे देखा जाए। तो डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम समझे, यहाँ से ये सपोज सेंटर लाइन है, ये आपका सेक्शन है, हर पॉइंट को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, हर पॉइंट को मैंने डिफाइन किया, और इस सेंटर पे हम कहते हैं कि जो शीयर स्ट्रेस 0 है, और वॉल पे जो शीयर स्ट्रेस है वो आपकी मैक्सिमम है। ये सपोज मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस हो गई, इसको मैंने नाम दिया टॉ मैक्स। तो जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ जाते जाओगे जो शीयर स्ट्रेस है वो आपकी कम होती जाएगी, मतलब जो शीयर स्ट्रेस है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर। तो मतलब जो वेरिएशन होगा वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह होगा, लाइन होगी। तो यहाँ अगर हम बात करें कम हुआ कम हुआ कम हुआ, यहाँ 0, सिमेट्रिकल पाइप होने की वजह से वापस से वैल्यूज बढ़ती गई। तो इस तरह से आपका ये वेरिएशन आपको मिलता है, यही वेरिएशन होता है आपका शीयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। इसी को आप बोलते हो शीयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। ऑब्जेक्टिव में कई बार ये ग्राफ से भी आपसे पूछता है कि बताइए कि जो शीयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, लीनियरली होगा, पैराबोलिक होगा, या कुछ आपको और वैल्यू से और डायग्राम से भी आपको कई बार ऑप्शन से समझाया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना सेंटर पे 0 होगा और वॉल्स पे जो शीयर स्ट्रेस होंगी वो आपकी मैक्सिमम होंगी। तो ये तो बात हुई हर पॉइंट पे शीयर स्ट्रेस के बारे में। इसके बाद क्योंकि देखो अगर शीयर स्ट्रेस चेंज होती है तो जो वेलोसिटीज़ है हर पॉइंट पे वो भी आपकी चेंज होंगी। अब हम यहाँ पे डील करने वाले हैं एक्चुअल वेलोसिटीज़ से। तो हर पॉइंट पे जो वेलोसिटीज़ है वो आपकी कांस्टेंट नहीं रहेगी, शीयर विस्कोसिटी की वजह से जो वेलोसिटीज़ है वो हर पॉइंट पे चेंज होती जाएंगी, और एवरेज वेलोसिटीज़ से वो किस प्रकार से डिफरेंशिएट होगी उसके बारे में भी बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा हम डिस्कस करते हैं अबाउट द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा अगर हम बात करें वो है आपका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सपोज हम मान लेते हैं कि जो u है वो आपकी एक्चुअल वेलोसिटी है। एक्चुअल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, हर पॉइंट पे जो वेलोसिटीज़ होगी या हर फ्लूइड एलिमेंट के ऊपर जैसे जैसे आर चेंज होता जाएगा जो वेलोसिटीज़ है वो भी चेंज होती जाएंगी। किस मैनर में चेंज होगी वो आपका इंपॉर्टेंट है, वो आपको फॉर्मूला बताता है। तो जनरली फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो ये यू है एक्चुअल वेलोसिटी, वो आपकी होती है -1/4 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स आर स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर होता है 1 - r² अपॉन r²। हालांकि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसका भी डेरिवेशन होता है जो आपको डिटेल में समझाया जाता है, लेकिन अभी हमारा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब है सब चीज़ों के डेरिवेशन आपको लिंक में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो ये तो बात हुई फॉर्मूले की, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए 1/4 म्यू। यहाँ पे म्यू जो है वो डायनामिक विस्कोसिटी, बात अगर हम करें म्यू आपकी होती है डायनामिक विस्कोसिटी। डेल पी अपॉन डेल एक्स की मैंने बात की थी, इट इज़ प्रेशर ग्रेडियंट।
डेल पी अपॉन डेल एक्स पहले भी हमने डिस्कस किया था, इट इज़ प्रेशर ग्रेडियंट। आर आपका जो भी पाइप है उसकी रेडियस, आर आपकी है पाइप रेडियस, और ये जो आर है यही आर आपका वेरिएबल है। किसी भी पॉइंट पर आपको अगर वेलोसिटीज कैलकुलेट करनी है तो वो आपको इससे यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो हर आर ये चेंजेस है वेरिएबल, हर पॉइंट पे मैं वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो यहाँ भी जैसे हमने शीयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में देखे थे कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है और जो मिनिमम शीयर स्ट्रेस है वो कहाँ आता है। तो यहाँ अगर हम बात करें, पहले भी हमने डिस्कस किया था, हमने ये डिस्कस किया था कि जो वॉल है, वॉल पे जो आपके रेजिस्टेंस होंगे, वॉल पे जो रेजिस्टेंस होंगे वो मैक्सिमम होंगे। अगर रेजिस्टेंस मैक्सिमम है तो शीयर स्ट्रेस भी मैक्सिमम होगी, और शीयर स्ट्रेस मैक्सिमम है तो जो वेलोसिटीज़ है वो मिनिमम होगी, जो कि इक्वल टू हो जाता है जीरो। कहने का मतलब अगर हम वॉल की बात करें, वॉल का मतलब क्या हुआ, अगर ये आर है जो आर के बराबर हो जाएगा, मतलब वॉल्स के लिए जो यू है वो वैल्यू हो जाती है जीरो। और दूसरी कंडीशन अगर हम बात करें, दूसरी कंडीशन की बात करें, दूसरी कंडीशन अगर r की वैल्यू जीरो हो जाती है, r की वैल्यू का जीरो का मतलब सेंटर, और सेंटर पे आपकी शीयर स्ट्रेस मिनिमम होती है, जीरो होती है, और इसीलिए वहाँ पे जो वेलोसिटीज़ होगी वो आपकी मैक्सिमम होगी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा सेंटर, और सेंटर की वजह से जो u है वो आपकी हो जाएगी मैक्सिमम। एक और फॉर्मूले से भी हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं ये कंडीशन पुट करूँ इस इक्वेशन में, अगर आप इस r की वैल्यू को जीरो रखते हो तो इसका मतलब ये जो u है वो आपकी मैक्सिमम हो जाती है। तो जैसे इस इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैंने r इज इक्वल टू जीरो पुट रखा तो ये u हो जाएगा मैक्सिमम, ये u हो जाएगा मैक्सिमम। तो r जीरो होते ही वैल्यू हो जाएगी -1/4 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर। तो मैक्सिमम वेलोसिटीज़ को आप इस फॉर्मूले से भी चेक कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। इसी फॉर्मूले से इसका जो शॉर्ट फॉर्मूला है वो भी देखा जाता है। तो शॉर्ट फॉर्मूले की अगर हम बात करें, यहाँ देखें इस इक्वेशन 1 में, तो ये जो रहेगा यू हो जाएगा, ये यू, ये वाली टर्म आप देखते हो, ये वैल्यू की है, ये वैल्यू, और किसके बराबर, मैक्सिमम वेलोसिटी के बराबर। तो ये हो जाएगा यू मैक्सिमम, और ब्रैकेट में 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर आप इस फॉर्मूले की भी बात करें, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ पूछा जाता है, और ये फॉर्मूला तो आपका डिराइव होके आया ही है। तो ये कंक्लूजन है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से होगा, क्योंकि अब हम दो ही वेरिएबल हैं, हमारे पास दो वेरिएबल हैं, क्योंकि पहला वेरिएबल आपका r है और दूसरा वेरिएबल है u। जैसे जैसे आप इस r को चेंज करते जाओगे वैसे वैसे ये u भी चेंज होता जाएगा। और अगर यहाँ पे वेरिएशन की बात करें तो जैसे शेयर स्ट्रेस में लीनियरली था, यहाँ पे आपका ये पैराबोलिक होगा। तो अगर एक सेक्शन, एक पर्टिकुलर सेक्शन की बात करें, हर पॉइंट की बात करें, तो हर पॉइंट पे जो वेलोसिटीज़ होगी वो अलग अलग होंगी विस्कस इफेक्ट की वजह से। मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी सेंटर में होगी, सपोज इतनी, तो ये मैंने लिख दिया u मैक्सिमम। जैसे जैसे आप वॉल की तरफ जाते जाओगे वेलोसिटीज आपकी कम होती गई, यहाँ पे जीरो, इसी तरह यहाँ कम होती गई जीरो। लेकिन जो वेरिएशन होगा वो वेरिएशन आपका होगा पैराबोलिक, क्योंकि r स्क्वायर है तो ये वेरिएशन आपका हो जाएगा पैराबोलिक। तो इस तरह से आपका ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, इसको आप बोलते हो, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमेशा ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए पैराबोलिक। डायग्राम दिए जाते हैं 4 और आपसे वेलोसिटी ग्रेडियंट या वेलोसिटी में जो चेंजेस हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो वेरिएशन होगा वो आपका पैराबोलिक वेरिएशन होगा। तो ये सारा था आपका अबाउट द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद हम बात करते हैं, क्योंकि अब इसमें देखें तो यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी भी है और यहाँ पे आपकी एवरेज वेलोसिटी भी होगी। क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी तो हमें पता है क्योंकि सेंटर में होगी, लेकिन जो एवरेज वेलोसिटी है वो हम कैलकुलेट करते हैं यूजिंग डिस्चार्ज। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, अगर कोई भी सर्कुलर पाइप से लेमिनार फ्लो होता है तो जो मैक्सिमम वेलोसिटीज़ है और जो एवरेज वेलोसिटी है उसमें क्या रिलेशन होता है, उसके बारे में अभी बात करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी। तो तीसरा आपका पॉइंट है रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू एवरेज
वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटीज़ के लिए हमने फॉर्मूला देखा था, एवरेज वेलोसिटीज़ आप यूजिंग डिस्चार्ज से कैलकुलेट कर सकते हो, तो इसको भी डिराइव किया जाता है, लेकिन अभी यहाँ पे जो कंक्लूजन है उससे मतलब है। तो अगर हम बात करें मैक्सिमम वेलोसिटी यू मैक्स की और एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज की, तो ये जो रेशियो होता है वो इज इक्वल टू 2। हमेशा ध्यान रखना, इन केस ऑफ लेमिनर फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो 2 टाइम्स एवरेज वेलोसिटी। ये भी कई बार न्यूमेरिकल में भी काम आता है, कई बार आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है, तो हमेशा ध्यान रखना इट इज़ इक्वल टू 2। इसके बाद हम बात करते हैं आपका चौथा जो इसमें पॉइंट डिफाइन होता है वो है आपका प्रेशर ड्रॉप इन ए गिवन लेंथ एल। मतलब किसी भी पाइप में, सपोज इस पाइप की अगर हम बात करें, इस पाइप की बात करें, तो अगर हम इसमें विस्कस फ्लो होता है तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जिसके बीच की डिस्टेंस आपकी एल है, तो यहाँ अगर प्रेशर P1 है, यहाँ अगर प्रेशर P2 है, तो इन चेंजेस जो प्रेशर में होंगे उसके लिए हम फॉर्मूले से कैसे डिफाइन करें। तो इसमें फोर्थ आपका है प्रेशर ड्रॉप फॉर ए गिवन लेंथ L। तो हमेशा ध्यान रखना, इसके लिए फॉर्मूला आपका जो डिफाइन होता है P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 32 म्यू वी एल अपॉन डी स्क्वायर। इसका भी डेरिवेशन होता है, वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा लिंक में। तो हमेशा देखिए 32 म्यू वी एल अपॉन डी स्क्वायर। P1 और P2 प्रेशर ड्रॉप हो गया, P1 माइनस P2 प्रेशर ड्रॉप हो गया, म्यू आपकी डायनामिक विस्कोसिटी पहले भी डिस्कस किया था, V आपकी एवरेज वेलोसिटी। हमेशा ध्यान रखना ये जो V है वो आपकी है एवरेज वेलोसिटी। L आपकी लेंथ हो गई, गिवन लेंथ हो गई, और जो D है वो आपका हो जाता है डायामीटर ऑफ पाइप। D होगा आपका डायामीटर ऑफ पाइप। तो यहाँ अगर हम कंक्लूजन एक और निकालें, कंक्लूजन क्या निकालें, ये P1 माइनस P2 की वैल्यू देखें कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। देखिए ये पॉजिटिव, एवरेज वेलोसिटी भी पॉजिटिव, लेंथ भी आपकी पॉजिटिव, और ये तो स्क्वायर है तो पॉजिटिव। मतलब ये पूरी क्वांटिटी जो आपकी वैल्यूज़ है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। P1 माइनस P2 का मतलब पॉजिटिव, और इसका मतलब क्या होगा कि जो P1 है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन P2। मतलब हमेशा फ्लो की डायरेक्शन अगर आप ये मानते हो तो फ्लो की डायरेक्शन में हमेशा प्रेशर में डिक्रीमेंट होगा, प्रेशर में लॉस होगा, और वो लॉस आप किस फॉर्मूले से निकाल सकते हो इसमें। तो हम ये कह सकते हैं देयर इज ऑलवेज ए प्रेशर ड्रॉप अलोंग द फ्लो की दिशा में हमेशा जो प्रेशर है उसमें डिक्रीमेंट होता है, और कितना डिक्रीमेंट होगा वो आप इस फॉर्मूले से देख सकते हैं। तो जनरली हमने इस लेमिनर फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप में 4 चीज़ों से इन्वॉल्व किया। सबसे पहला आपका था शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, उसके फॉर्मूले की बात की गई। उसके बाद हमने डिफाइन किया वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यू और आर में कैसे चेंजेस आते हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई। मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होती है, जीरो वेलोसिटी कहाँ होती है। उसके बाद हमने बात की जो रेशियोज ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 2, और इसके बाद हमने लास्ट में बात की कि जो प्रेशर ड्रॉप होगा गिवन लेंथ एल के लिए उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो जनरली इन 4 चीज़ों से ही हम डील करते हैं इस पूरे लेमिनर फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स में। इसके बाद हम एक और चीज़ को डिफाइन करते हैं कि जो लेमिनर फ्लो के लिए है जो फ्रिक्शन फैक्टर है और जो रेनॉल्ड नंबर है वो कैसे वेरी करते हैं, इनमें क्या रिलेशन होता है उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रिक्शन फैक्टर एंड रेनॉल्ड नंबर इन लेमिनर फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स। तो अगर हम बात करें रिलेशन बिटवीन रेनॉल्ड नंबर एंड फ्रिक्शन फैक्टर F, तो अभी हमने बात की, सबसे पहले हमने प्रेशर ड्रॉप की अगर हम बात करें तो P1 माइनस P2 अभी हमने फॉर्मूला दिखाई गया 32 म्यू वी एल अपॉन डी स्क्वायर से। और अगर हम बात करें फ्रिक्शन फैक्टर, यानी अगर किसी भी लॉस की बात करें, प्रेशर में लॉस है, वो आपका लॉस होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था HL, वो आपका लॉस होता है FL V स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी इंटू डी। और यही जो हेड लॉस है वो एक तरह से आपका प्रेशर हेड में जितना डिफरेंस है उसके बराबर होता है। तो प्रेशर हेड में डिफरेंस आपका होता है P1 माइनस P2 अपॉन रो इंटू जी। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हुई। सपोज यहाँ से अगर हम बात करें P1 माइनस P2 की, तो P1 माइनस P2 बराबर क्या हो जाएगा FL V स्क्वायर इंटू रो जी, और अपॉन में आपका हो जाएगा 2 इंटू जी इंटू डी।
तो ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट भी आपको प्रेशर ड्रॉप बताता है, इक्वेशन 2 भी आपको प्रेशर ड्रॉप बताता है। तो इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा आपका, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। तो अगर बात करें FL_V² इंटू रो जी अपॉन 2 इंटू जी इंटू डी किसके बराबर हो जाएगा, 32 म्यू VL अपॉन डी स्क्वायर से। तो यहाँ अगर हम बात करें लेंथ, इस लेंथ से ये लेंथ कैंसिल हो जाता है, इस जी से ये जी कैंसिल हो जाता है, एक डायमीटर से एक डायमीटर कैंसिल हो जाता है, 32 है ये 64 हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम f की बात करें, तो यहाँ f की बात करें तो ये हो जाएगा 264 म्यू, ये v कैंसिल हो जाएगा एक वेलोसिटी से म्यू, और ये वैल्यूज़ बचेगी आपकी रो वी डी, क्योंकि ये d यहाँ पे भी है। तो अगर हम f की बात करते हैं तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ शिफ्ट हो जाएंगी, ये रो इंटू वी यहाँ चला जाएगा, रो वी डी। तो इसको अगर हम बात करें 64 और ये बात करें रो वी डी अपॉन म्यू की, तो ये तो बात हुई वैल्यूज़ की। जो फ्रिक्शन फैक्टर होगा वो 64 अपॉन रो वी डी अपॉन म्यू, और रो वी डी अपॉन म्यू के बारे में आप पहले से भी जानते हो, इट इज़ रेनॉल्ड नंबर। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 64 अपॉन रेनॉल्ड नंबर RE। तो फ्रिक्शन फैक्टर F और जो रेनॉल्ड नंबर है उसमें रिलेशन क्या होगा, दिस। तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि जो फ्रिक्शन फैक्टर है और जो रेनॉल्ड नंबर है उसमें वेरिएशन क्या होगा। तो इससे, और दूसरा कई बार पूछा जाता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और रेनॉल्ड नंबर में क्या रिलेशन होगा। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो 4 टाइम्स आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये हो जाएगा 64 अपॉन RE। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 16 अपॉन RE। दोनों वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे जो F है वो आपका है फ्रिक्शन फैक्टर, हमेशा ध्यान रखना। और यहाँ पे जो F है वो है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये वैल्यूज़ आपको ध्यान रखनी। 64 का मतलब है फ्रिक्शन फैक्टर और 16 का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो आपको जिस हिसाब से भी क्वेश्चन पूछा जाए उस हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन आपका, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर दैट कैन अकर्स इन लैमिनार फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स। अगर किसी भी पाइप से लैमिनार फ्लो होता है तो उस केस में जो फ्रिक्शन फैक्टर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अभी हमने डिस्कस किया था अबाउट द फ्रिक्शन फैक्टर एंड रेनॉल्ड नंबर। उसमें हमने रिलेशन देखा था कि जो रेनॉल्ड नंबर और फ्रिक्शन फैक्टर में रिलेशन क्या होता है, इट इज़ 64 अपॉन RE। ये हमने रिलेशन देखा था। तो बात की जा रही है कि ये जो मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब ये रेनॉल्ड नंबर आपका क्या होगा, मैक्सिमम। और अगर आपका लैमिनार फ्लो है, तो जो रेनॉल्ड नंबर की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपकी कितनी होगी, 2000। क्योंकि 2000 से कम पे आपका लैमिनार फ्लो डिफाइन होता है कि अगर 2000 से वैल्यू कम है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, 2000। तो 2000 अगर ये मैक्सिमम है तो ये आपकी मिनिमम। तो F मिनिमम कब होगा, जब ये रेनॉल्ड नंबर आपका क्या होगा, मैक्सिमम। तो यहाँ से 64 और इसको डिवाइड किया आपने 2000 से, तो ये वैल्यू आपकी 0.032 कोई यूनिट नहीं होगी फ्रिक्शन फैक्टर की। तो हमेशा ध्यान रखना, जो अगर लैमिनार फ्लो है तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपकी होगी 0.032। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ए लैमिनार फ्लो थ्रू ए पाइप ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस the average velocity is 5 meter per second, then find the velocity at 5 centimeter radius। क्वेश्चन में कहता है कि एक सर्कुलर पाइप है जिसकी रेडियस आपकी है 10 सेंटीमीटर। सपोज ये आपका सर्कुलर पाइप है, ये सेंटर है, और ये जो रेडियस है इसको हम R से डिफाइन करते हैं, और ये आपकी जो R है वो आपकी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और द एवरेज वेलोसिटी इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। और बात करता है फाइंड द वेलोसिटी एट 5 सेंटीमीटर रेडियस। वेलोसिटी एट 5 सेंटीमीटर रेडियस। तो सपोज ये आपकी सेंटर लाइन है, तो इस सेंटर लाइन से अगर मैं 5 सेंटीमीटर जाऊँ, सपोज 5 सेंटीमीटर जो कि आपकी है R, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटीज़ होगी उसके बारे में बात की जा रही है। तो कभी भी वेलोसिटीज़ और रेडियस में जो रिलेशन होता है उसमें हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जो U है इट इज़ U मैक्सिमम
1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो u और r दोनों वेरिएबल है। r आपका है 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है आपको, ये कैलकुलेट करना है। तो मुझे अब u मैक्सिमम की ज़रूरत है, लेकिन आपको u मैक्सिमम डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, आपको एवरेज वेलोसिटी दी हुई है। लेकिन लैमिनार फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप में हम डिस्कस करते हैं रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी। रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी आपकी होती है 2। तो यहाँ से अगर बात करें मैक्सिमम वेलोसिटी, वो हो जाएगा 2 टाइम्स v एवरेज, और v एवरेज आपका है 5, इट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ अगर हम वैल्यूज़ रखें u मैक्सिमम की जगह 10 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस r 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये r आपका कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और इसका भी क्या है स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 10 ब्रैकेट के अंदर, ये हो जाएगा 1/2 मतलब 1/, तो 1/4 से ये 3/4 हो जाएगा, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 4, तो ये लगभग हो जाएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो इस रेडियस पे 5 सेंटीमीटर पे जो u आपको मिलेगा वो होगा 7.5 मीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर मैंने इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि आपस में चेंज हो जाएंगे। ये 10 आपका मीटर पर सेकंड में था, तो वैल्यू आपकी मीटर पर सेकंड में आएगी। कंफ्यूजन की अगर हम बात करें, कई बार क्वेश्चंस में क्या कहता है कि यहाँ पे तो चलो रेडियस से आपको दी हुई है सेंटर से इतनी डिस्टेंस, कई बार वो वॉल से बात करता है। सपोज अगर मैं बात करूँ यहाँ से, अगर ये वॉल से पूछा जाता कि वॉल से 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर वेलोसिटी क्या होगी, तो कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं एज इट इज़ 3 सेंटीमीटर यहाँ रख देते हैं, लेकिन ये जो r है वो हमेशा सेंटर से नापी जानी चाहिए। तो सेंटर से अगर हम बात करें तो सेंटर से जो वैल्यू होगी, टोटल ये 10 है तो सेंटर से हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर रखोगे तब आप वॉल से 3 सेंटीमीटर आपको मिलेगा। इस तरह की गलतियाँ भी होती हैं, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो सेंटर से पूछा जा रहा है या वॉल से पूछा जा रहा है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला डिफाइन हुआ है, डिराइव्ड हुआ है, वो हमेशा सेंटर से डिराइव्ड हुआ है। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो पॉइंट वेलोसिटी है वो रेडियस सेंटर से पूछी गई है, या जो पॉइंट है वो वॉल से पूछा गया, उसको आप ध्यान रखें। चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द प्रेशर ड्रॉप इन ए 30 सेंटीमीटर डायमीटर हॉरिजॉन्टल पाइप इज 60 किलो पास्कल इन ए डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर, द वॉल शीयर स्ट्रेस इन किलो पास्कल। आपको दिया हुआ है कोई भी पाइप है जिसका डायमीटर आपका 30 सेंटीमीटर है, और प्रेशर ड्रॉप जो है वो 60 किलो पास्कल, मतलब P1 माइनस P2 60 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जो लेंथ है वो आपकी दी हुई है 15 मीटर, और पूछा गया है द वॉल शीयर स्ट्रेस, मतलब जो शीयर स्ट्रेस होगी वॉल पे वो कितनी होगी उसके बारे में। तो जनरली अगर हम इसको सॉल्व करें क्वेश्चन को, तो सबसे पहले हमने शीयर स्ट्रेस में देखा था, जो डिस्ट्रीब्यूशन था शीयर स्ट्रेस में वो आपका था -del_P/del x r/2। तो ये तो था जनरलाइज्ड फॉर्मूला था किसी भी डिस्टेंस r पे, लेकिन जैसे ही आप वॉल रखोगे, जैसे ही आप वॉल की बात करोगे तो -del_P/del x, और ये r की जगह कैपिटल R/2। तो यहाँ से वॉल पर जो शीयर स्ट्रेस है वो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। माइनस मतलब ये जो प्रेशर में हमेशा चेंज होता था इसलिए माइनस आया था, लेकिन प्रेशर ड्रॉप आप सीधा रख सकते हो, इट इज़ 60 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेंथ आपकी दी हुई है dx कितनी लेंथ में हुआ है, लेंथ आपकी दी हुई है 15 मीटर। रेडियस की अगर हम बात करें तो रेडियस अगर बात करें तो r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻², और डिवाइड बाई हो जाएगा 2। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वॉल पे शीयर स्ट्रेस आपको कितनी मिलेगी, 15 से 15 कैंसिल, 2 से ये 30, और 30 इंटू 10⁻⁻1, तो ये हो जाएगा 300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन आपसे किलो पास्कल में पूछा है, तो किलो पास्कल में क्या करोगे, 10⁻³ से लेके आओगे तो ये हो जाएगा 0.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 0.3 किलो पास्कल। चलिए इसके बाद हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है आपका मोमेंटम करेक्शन फैक्टर और काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका मोमेंटम करेक्शन फैक्टर एंड काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर।
एक एक करके हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मोमेंटम करेक्शन फैक्टर एंड काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, इसको आप दिखाते हो बीटा से, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। तो इन दोनों को समझने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि ये जो करेक्शन फैक्टर्स हैं इनकी ज़रूरत हम क्यों लेके आते हैं। तो जनरली अभी हमने डिस्कस किया था, जब हम लैमिनार फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स पढ़ते हैं तो हमने ये देखा था कि जो वेलोसिटीज़ है वो अब एक प्रकार की वेलोसिटीज़ नहीं होती हैं, हम दो तरह की वेलोसिटीज़ से इन्वॉल्व होते हैं। पहली आपकी एक्चुअल वेलोसिटीज़। एक्चुअल वेलोसिटीज़ का मतलब है कि हर पॉइंट पे जो वेलोसिटीज़ है वो आपकी एक्चुअल या लोकल वेलोसिटीज़ बोलते हो, और दूसरी वेलोसिटीज़ है आपकी एवरेज वेलोसिटीज़। हमने देखा था कि जो एक्चुअल वेलोसिटीज़ है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने एवरेज वेलोसिटी पहले से ही जानते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटीज़ है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमें एक डिस्चार्ज को कैलकुलेट करना होता है और डिस्चार्ज का आप डिवाइड कर देते हो एरिया से, क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड करते हैं, तो मुझे वो जो एवरेज वेलोसिटी मिलती है। तो जनरली एवरेज वेलोसिटीज़ को कैलकुलेट करना ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू द लोकल वेलोसिटीज़। और अगर हमें एवरेज वेलोसिटी पता है और हमें इस करेक्शन के बारे में पता है तो हम एक्चुअल वेलोसिटी को डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं वो हम इस फॉर्मूले से देखेंगे। तो यहाँ पे ये करेक्शन फैक्टर की ज़रूरत ही इसलिए पड़ी क्योंकि हम दो तरह की वेलोसिटी से इन्वॉल्व होते हैं, एक एक्चुअल वेलोसिटी और दूसरी आपकी होती है एवरेज वेलोसिटी। तो सबसे पहले अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो इस बीटा को आप कैसे डिफाइन करते हो, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, इसको हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी टू द मोमेंटम पर सेकेंड बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी। मतलब दोनों केस में मोमेंटम को कैलकुलेट किया जाता है और उस मोमेंटम के जो रेशियो है उसको कैलकुलेट किया जाता है। वही जो रेशियो होता है वो आपका एक फैक्टर होता है। तो अगर इसको हम डिफाइन करें तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मोमेंटम पर सेकेंड बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी टू द momentum per second based on average velocity। तो दोनों केस में मोमेंटम को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये जो मोमेंटम पर सेकंड बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटीज है उसको कैलकुलेट करना इजी होता है। तो अगर मेरे पास ये है और मुझे इस फैक्टर की वैल्यू पता है तो मैं मोमेंटम पर सेकंड बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी को इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। तो इसीलिए इस करेक्शन फैक्टर को निकालना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है एक्चुअल वेलोसिटीज़ के केस में उसको निकालने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि इस फॉर्मूले को हम कैसे डिफाइन करें। तो बात अगर हम करें फॉर्मूले की तो ये बीटा मोमेंटम पी, मोमेंटम को अगर मैं पी से दिखाऊं पर सेकेंड बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी और मोमेंटम पर सेकेंड बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी। तो सबसे पहले मोमेंटम के बारे में हमें पता होना चाहिए। मोमेंटम के बारे में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो मोमेंटम हमें पता है इट इज़ मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम हमें पता होता है इट इज़ मास इनटू वेलोसिटी। और पर सेकंड की बात करें तो टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो मास को हम लिखते हैं रो इनटू वॉल्यूम इनटू वेलोसिटी अवॉइड टी। इस वॉल्यूम डिवाइड टाइम टी को हम बोलते हैं डिस्चार्ज, और आगे जाके ये डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम पर सेकंड का जो फॉर्मूला हो गया रो, डिस्चार्ज का आप लिखते हो एरिया इनटू वेलोसिटी और वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये हो गया मोमेंटम पर सेकंड रो ए वी स्क्वायर। तो इस मोमेंटम पर सेकंड के लिए हम क्या करते हैं, एक्चुअल वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एवरेज वेलोसिटी में कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं रो, एरिया आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया ए, और यहाँ पे जो वेलोसिटीज होगी वी वो आपकी होगी एवरेज वेलोसिटी इसका स्क्वायर। तो ईजिली मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। लेकिन इसको कैलकुलेट करने के लिए, एक्चुअल वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें, क्योंकि अब हर पॉइंट पे जो वेलोसिटीज़ है वो एक जैसी नहीं होती हैं, अलग अलग होती हैं, तो एक एलिमेंट्री स्ट्रिप को कंसीडर किया जाता है, उस पर मोमेंटम को कैलकुलेट किया जाता है और पूरे क्रॉस सेक्शन के लिए हम उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। कैसे, सपोज ये अगर आप पाइप मानते हो इस तरह से, और मैंने एक स्ट्रिप को कंसीडर किया जो कि यहाँ से r डिस्टेंस पे थी, और यहाँ वेलोसिटी आपकी u है जो लोकल वेलोसिटी हम बात करते हैं, और यहाँ का एरिया आपका है dA। तो अगर मुझे इस स्ट्रिप के लिए मोमेंटम निकालना हो, तो फॉर्मूला तो यही लगेगा स्ट्रिप की, केवल स्ट्रिप की अगर हम बात करें तो रो एरिया स्मॉल एरिया dA, और ये जो वेलोसिटीज़ है वो u लोकल वेलोसिटी u और इसका स्क्वायर। तो ये तो बात हुई इस स्ट्रिप के लिए
मोमेंटम बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी, लेकिन मुझे पूरे क्रॉस सेक्शनल के लिए चाहिए तो ये आप इंटीग्रेशन कर देते हो, इट इज़ 0 टू एरिया ए, क्योंकि ये जो डी ए एरिया आप मानते हो वो 0 से लेके मैक्सिमम ए तक मान सकते हो। तो यहाँ से जो फाइनल फॉर्मूला आपका आता है मोमेंटम करेक्शन फैक्टर का, वो क्या आता है, देखो रो, क्योंकि स्ट्रिप के लिए और पूरे उसके लिए डेंसिटी हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी तो इसको आप कैंसिल कर सकते हो, तो रो से आप रो कैंसिल कर सकते हो। तो अंदर इंटीग्रेशन के लिए बचता है यू स्क्वायर डी ए, लिमिट हो जाती है 0 से ए, और डिवाइड आप कर देते हो ए इंटू वी एवरेज का स्क्वायर। तो ये वैल्यूज़ आपकी डिफाइन होती है मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। फॉर्मूला पूछा जाता है एज इट इज़ ऑब्जेक्टिव में, तो हमेशा ध्यान रखना इंटीग्रेशन यू स्क्वायर डी ए अपॉन ए इंटू वी एवरेज का स्क्वायर। तो ये तो बात हुई मोमेंटम करेक्शन फैक्टर की। इसी तरह से हम काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर को भी कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट द काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। तो बात हम करें काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, जिसको आप डिफाइन करते हो अल्फा से। तो जैसे मोमेंटम पर सेकंड हमने देखा था, ऐसे ही हमें काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड भी देखना होगा। और बात करें अगर डेफिनेशन की, तो जैसे हमने बीटा को डिफाइन किया था, यहाँ अल्फा को आप डिफाइन करोगे। कैसे डिफाइन करेंगे, वहाँ मोमेंटम था पर सेकंड, यहाँ काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी टू द काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी रेशियो है टू द काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी। ये तो बात हुई फॉर्मूले की। बात यहाँ पे भी इसलिए क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अगर हम एक्चुअल वेलोसिटी से निकालें और एवरेज वेलोसिटी से निकालें, दोनों केस में अलग अलग होंगी। एवरेज से निकालना इजी होता है, लेकिन एक्चुअल में मुझे जरूरत जो पड़ती है वो एक्चुअल वेलोसिटीज़ की पड़ती है, लॉसेज वगैरह होने के बाद जो होती है, तो इसलिए इसको भी निकालना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करें अगर हम फॉर्मूले की, जैसे बीटा के बारे में देखा था, फॉर्मूले की अगर हम बात करें, काइनेटिक एनर्जी को आप देखते हो, इट इज़ हाफ एम वी स्क्वायर। पर सेकेंड की बात करें तो टाइम टी, ये वापस से मास डिवाइड बाई टाइम टी, ये 1/2 मास आपका हो गया रो इंटू वॉल्यूम, और ये वी स्क्वायर डिवाइड बाई टी, ये वापस आपका हो गया डिस्चार्ज, और ये होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा हाफ रो एरिया, वेलोसिटी एक है और एक है वेलोसिटी का क्यूब। तो वहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, क्यूब। तो अल्फा वही एवरेज वेलोसिटीज़ से निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, रो ए पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये जो वी होगा एवरेज का क्यूब। एक्चुअल के लिए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हर पॉइंट पे वेलोसिटीज़ आपकी अलग अलग है, एक स्ट्रिप को कंसीडर करना होगा। स्ट्रिप को कंसीडर किया जिसकी यहाँ से आर है, और इस पर वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी यू है, और इसका एरिया आपका क्या है, डी है। और इसको हम बात करें इस स्ट्रिप के लिए, अगर हम काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड निकालें तो ये हो जाएगा हाफ रो एरिया हो जाएगा डी ए, और वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी का क्यूब। लेकिन ये वैल्यू केवल इस स्ट्रिप के लिए थी, मुझे पूरे पाइप से निकालना है, तो आप इंटीग्रेट कर देते हो, इट इज़ 0 टू लिमिट ए। वापस 1/2 रो कैंसिल, तो जो अल्फा का फॉर्मूला बनेगा वो आपका बनेगा, इट इज़ यू क्यूब, मतलब एक्चुअल वेलोसिटी का क्यूब इंटू डी ए अपॉन एरिया इंटू वी एवरेज का क्यूब। मतलब बीटा के केस में स्क्वायर आएगा और अल्फा के केस में आपका क्यूब आएगा, क्योंकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड है, वहाँ आपका मोमेंटम पर सेकंड था। तो बाकायदा लेमिनार फ्लो के लिए, टर्बुलेंट फ्लो के लिए इस अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ निकाली जाती हैं। एक स्ट्रिप को माना जाता है, टोटल डिस्चार्ज को कैलकुलेट किया जाता है, एरिया से डिवाइड करके एवरेज वेलोसिटी निकाली जाती है, और एवरेज वेलोसिटी के बेस्ड पे आपका ये सब कुछ कैलकुलेट किया जाता है। तो वहाँ से वैल्यूज़ निकल के आती हैं। और जनरली क्या देखा गया, अगर हम बात करें लेमिनार फ्लो की और टर्बुलेंट फ्लो की, तो ये जो फैक्टर है, करेक्शन फैक्टर हो, चाहे वो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर हो, तो ये देखा गया कि जो लेमिनार फ्लो के लिए इन फैक्टर्स की वैल्यू ज़्यादा आती हैं एज़ कम्पेयर टू द टर्बुलेंट फ्लो। ऐसा इसलिए क्योंकि लेमिनार फ्लो में जो एक्चुअल वेलोसिटीज़ हैं और जो एवरेज वेलोसिटीज़ हैं उसमें डिफरेंस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द टर्बुलेंट फ्लो। क्योंकि टर्बुलेंट फ्लो में रैंडमनेस मिक्सिंग होने की वजह से वहाँ पे इतना डिफरेंस नहीं होता एक्चुअल वेलोसिटीज़ और एवरेज वेलोसिटीज़ में। लेकिन लेमिनार के केस में ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो अल्फा और जो बीटा दोनों की वैल्यू आपकी
टर्बुलेंट फ्लो के केस से ज़्यादा आती है। कई बार ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, तो हमेशा ध्यान रखना लेमिनार फ्लो के लिए वैल्यूज़ ज़्यादा होंगी और टर्बुलेंट फ्लो के लिए वैल्यूज़ आपकी कम होंगी। वैल्यूज़ कितनी होंगी इसका भी बाकायदा डेरिवेशन होता है और इसका भी लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन हमें अभी मतलब है केवल वैल्यूज़ से। तो देखते हैं कि जो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर है और जो आपका काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर है उनके लिए जो लेमिनार फ्लो टर्बुलेंट फ्लो के लिए जो वैल्यूज़ हैं वो हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो बात यहाँ पे करते हैं अबाउट द वैल्यूज ऑफ मोमेंटम करेक्शन फैक्टर एंड काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर फॉर द लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। सबसे पहले अगर हम बात करें मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, तो लेमिनार फ्लो के लिए ये वैल्यू आपकी होती है 1.33। ये वैल्यू कहाँ से आती है? ये वैल्यूज आपकी जो आपने फॉर्मूला निकाला था, हमें मोमेंटम पर सेकंड बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटीज को कैलकुलेट करना होता है, मोमेंटम पर सेकंड बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करना होता है, और दोनों का जब डिवाइड करते हो इन केस ऑफ लेमिनार फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स तो ये वैल्यू निकल के आती है 1.33। इसका भी बाकायदा डेराइव्ड होता है तो वो आपको मिलेगा, लेकिन हमें वैल्यू से मतलब है। तो यहाँ लेमिनार फ्लो के लिए 1.33, लेकिन टर्बुलेंट फ्लो के लिए वैल्यू जाती है 1.2। पहले भी मैंने बताया था टर्बुलेंट फ्लो के लिए वैल्यू इसलिए कम हुई क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटीज़ में चेंजेस हैं वो कम है, यहाँ वेलोसिटीज़ में चेंजेस ज़्यादा है। मिक्सिंग होने की वजह से एक्चुअल वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में जो चेंजेस होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू द लेमिनार फ्लो। और अगर हम बात करें एल्फा की, तो लेमिनार फ्लो के लिए वो वैल्यू आपकी होती है 2 और टर्बुलेंट फ्लो के लिए होती है 1.33। तो बीटा लेमिनार के लिए और अल्फा लेमिनार के लिए, तो इनमें भी अगर हम कंपैरिजन करें तो ये वैल्यू ऑब्वियस ही बात है ज़्यादा होगी क्योंकि उसमें क्यूब टर्म आएगी। तो ये तो वैल्यूज़ हुई, आपको ये वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमने सब कुछ डिस्कस किया अबाउट द लेमिनार फ्लो और विस्कस फ्लो और हेज़न-पॉइज़ले फ्लो थ्रू ए सर्कुलर पाइप। इतना ही इसमें सब कुछ होता है और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे।